हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी के साथ साथ हमारी जो एक और सीरीज़ चल रही है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में कंप्लीट करवाते हैं। तो अभी तक हमने इस सीरीज़ से 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो चैप्टर है ये हमने इसके पहले कंप्लीट किया है पूरा फुल डिटेल में। उसके बाद में हम इसके जो है 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में कवर कराएंगे। जिस किसी ने इसको नहीं देखा है, पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो कोई जो है क्योंकि नोट्स बनाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, अगर आप चाहें तो पीडीएफ लेके आप पूरा उससे फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? कथन है कि स्वराजियों ने 1923 में केंद्रीय विधान परिषद में भाग लेने का निर्णय लिया। कारण है वे मानते थे कि राजनीतिक सत्ता केवल जन आंदोलन से नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है। स्वराजियों जो है, जो स्वराजवादी जो दल था 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। जो स्वराजवादी जो दल था वो जो है उसके अंतर्गत जो उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सी आर दास थे, जिन्हें हम चित्तरंजन दास भी कहते हैं। और जो है जो स्वराजवादी दल था, इनका क्या मानना था कि जब हम राजनीतिक सत्ता में प्रवेश करेंगे तो उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उसके माध्यम से हम जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं हम उनका विरोध कर सकते हैं, उनका भांडाफोड़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि हमें जो है राजनीतिक सत्ता में प्रवेश करना। तो इसका जो है अगर आपने हमारा वो चैप्टर पहले वाला कंप्लीट किया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया होगा। तो चूँकि जो है ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ए जो है सही है इसमें। इसको हम डिटेल में देखेंगे। स्वराजवादी पार्टी ने 1923 में चुनाव में भाग लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनका मानना था कि जन आंदोलन की सीमाएं हैं और ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर ही उनकी नीतियों का विरोध किया जा सकता है। अतः विधान परिषद में प्रवेश के पीछे यही राजनीतिक सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वराज पार्टी के नेता पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। दूसरा क्या है? दूसरा है समाजवादी नेता ने कांग्रेस के बाहर जाकर अलग पार्टी बनाई। तीसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता संसद प्रणाली के कट्टर विरोधी थे। चौथा है राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो इसके अंतर्गत जो फोर्थ पॉइंट है वो सही है, बाकी सारे जो है गलत हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि स्वराजियों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर सुधार लाना था, ना कि पूर्ण स्वराज था। दूसरा जो फैक्ट दिया हुआ है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भीतर ही कार्यरत थी, कांग्रेस से अलग से नहीं थी, कांग्रेस के भीतर ही जो है कार्य करती थी। दूसरा क्या है, समाजवादी पार्टी संसद प्रणाली के विरोधी नहीं थी, बल्कि संसदीय लोकतंत्र के भीतर समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय कर लिया था। कारण है कि दोनों ही साम्यवादी क्रांति की विचारधारा से प्रेरित थे। तो इसके अंतर्गत ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन से कारक भारतीय समाजवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे? तो कौन से कारक थे जो कि समाजवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे? रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917। जिस किसी ने भी जो है जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसके पहले आप जाएंगे तो वह आज ही की जो है डेट में इसके पहले जो वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने इस चैप्टर को फुल कवर किया है, आप पहले उसको देखिए। उसके बाद में फिर आप आके इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। दूसरा क्या है, जिसको जो है देखने के बाद आपको ये सब पढ़ा पढ़ा हुआ लगेगा, आपसे सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ब्रिटिश पूंजीवाद के तहत किसान और श्रमिकों का शोषण, गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की असफलता। फोर्थ है समाजवादी युद्धों से उत्पन्न वैश्विक संकट। तो ये जो है थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत नहीं आता है।
भारतीय समाजवाद की प्रेरणा मुख्य रूप से रूस की क्रांति, ब्रिटिश और औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और वैश्विक आर्थिक संकट से उत्पन्न हुई। गांधी का ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत था एक नैतिक विकल्प था जिसे सीएसपी ने नकारा नहीं बल्कि उससे भिन्न रणनीति अपनाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, स्वराज पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा। इसके अंतर्गत जो कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका उद्देश्य क्या है? कांग्रेस के भीतर समाजवादी दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देना। दूसरा क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अंतर्गत समाजवादी क्रांति के लिए सशर्त संघर्ष। तीसरा क्या है? स्वराजवादी पार्टी के लिए जो है विधान परिषदों के में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। इसके अंतर्गत क्या है? किसान के हितों की रक्षा और भूमि सुधार की मांग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कथन है कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी से दूरी बना ली। कारण है कि स्वराज पार्टी ब्रिटिश शासन की विधायी संस्थाओं के भीतर कार्य कर रही थी जिसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने अवसरवाद माना। तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेहरू और बोस जैसे युवा नेता जो समाजवाद और स्वतंत्रता के पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे ने स्वराजियों की अंदर जाकर लड़ो नीति का कमजोर और अवसरवादी माना। वे उग्र और व्यापक जनसंघर्ष के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उस समय हुई जब कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर चुकी थी। दूसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अस्पृश्यता, स्त्री शिक्षा, किसानों के मुद्दों को अपने समाजवादी एजेंडे का हिस्सा माना। तीसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी केवल आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थी, सामाजिक सुधारों में उसकी रुचि नहीं थी। तो ये फैक्ट जो है गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित संगठनों में से किसके लिए यह कथन सबसे उपयुक्त है? संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विरोध, प्रशासनिक जवाबदेही की मांग है। यह स्वराज पार्टी कब 1923 ये कांग्रेस के भीतर रह के ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? स्वराज पार्टी ने 1923 में विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का वैधानिक विरोध किया, बजट का विरोध, कटौती प्रस्ताव जैसे संसदीय तरीकों से शासन पर दबाव डाला। यह संवैधानिक ढांचे में रहकर संघर्ष की नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से जो है नेता किससे संबंधित हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है? अच्युत पटवर्धन। अच्युत पटवर्धन की भूमिका CSP के वैचारिक गढ़ और जो है संगठनकर्ता थे, समाजवादी से संबंधित थे। दूसरा क्या है? CR दास। CR दास जो संबंधित है स्वराज पार्टी के सह संस्थापक। दूसरा जो है क्या है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है की गई। और दूसरा जो है फिर सी पॉइंट में जो जयप्रकाश नारायण है वो किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत संघर्ष का नेतृत्व किया इन्होंने। फिर मोतीलाल नेहरू ने जो है किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख लेखक थे। अच्युत पटवर्धन समाजवाद के विचारधारक नेताओं में से थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत नेतृत्व किया और मोतीलाल नेहरू ने 1928 की नेहरू रिपोर्ट बनाई। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पूंजीवाद का पक्षधर मानती थी। कारण है कि गांधी जी पूंजीपतियों को समाज के ट्रस्टी मानते थे और राज्य नियंत्रण के पक्षधर नहीं थे। तो कथन और कारण जो है दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार धनी वर्ग को अपनी संपत्ति समाज के हित में उपयोग करनी चाहिए। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था वो क्या कहता था कि जो धनी वर्ग है वो जो उसकी संपत्ति है उसका समाज के हित के लिए उपयोग करना चाहिए। समाजवाद के जो है नेताओं ने इसे व्यवहारिक रूप से असंभव और पूंजीवाद के समर्थन के रूप में देखा। वे उत्पादन और साधनों पर राज्य सामूहिक नियंत्रण चाहते थे। कथन है कि स्वराज पार्टी भारत में मजदूर आंदोलन और किसान संगठनों को बढ़ावा देने की प्रमुख भूमिका निभा रही थी। कारण है कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य समाजवादी क्रांति, उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण को प्राप्त है।
तो ये जो है ए सही है और आर गलत है। स्वराज पार्टी का प्रमुख एजेंडा विधायी परिषदों के ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। उनका समाजवादी क्रांति श्रमिक संगठनों का सीधा ध्यान नहीं, मजदूर और किसान आंदोलन को बढ़ावा समाजवाद और कम्युनिस्ट गुटों ने दिया। आर जो है पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने से हमेशा इनकार करता था। समाजवाद की विचारधारा मार्क्सवाद लेनिन से प्रेरित थे, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्वीकार किया। दूसरा है, समाजवाद नेताओं को भारत छोड़ो भूमिगत संगठनों का जो है नेतृत्व किया था। तो ये कौन सा जो है सबसे लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म पहली पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण हुआ है। कारण है कि योजना आयोग की नीतियाँ पूंजीपतियों के पक्ष में थी, जो समाजवाद के विरोध का कारण बनी। तो ए सही, ए जो है गलत है और आर सही है। इसमें क्या है कि जो है समाजवाद की स्थापना 1934 में जो है कम्युनिस्ट जो है सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना, जबकि जो है योजना आयोग स्वतंत्र जो है भारत में 1950 में बना। पहली जो है पहली योजना 1951 में लागू की गई, जिसे जो है असर्शन पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से गलत कर दिया गया। मतलब इसमें जो है क्या है, जो इसके अंतर्गत जो कथन है वो पूरी तरह से जो है गलत है। समाजवाद नेता के बाद में योजना आयोग की नीतियों के पूंजीपतियों के पक्ष में थी। तो ये जो है आर क्या है, सही है। प्रमुख वैचारिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत स्वराज जो पार्टी थी वह किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी जो है वैधानिक संस्थाओं में प्रवेश करने से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किससे संबंधित थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध था नैतिक अहिंसक समाजवाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी वर्ग संघर्ष आधारित क्रांति से। गांधीवादी गुट संबंधित था ट्रस्टीशिप और ग्राम स्वराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि गांधी जी ने स्वराजियों का विधायी परिषदों में प्रवेश करना देशद्रोह कहा। कारण है कि गांधी जी का विश्वास था कि ब्रिटिश विधायी संस्थाओं का प्रयोग उपनिवेशवाद को वैधता देना है। तो ए गलत है, आर इसके अंतर्गत सही है। गांधी जी स्वराजियों की विधायी परिषदों में जाने की नीति का विरोध किया था, लेकिन इसे जो है कभी देशद्रोह नहीं कहा। उन्होंने जो है गैर रचनात्मक सत्याग्रह की भावना के विरुद्ध कहा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, क्योंकि वे लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। कारण है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लक्ष्य संसदीय पद्धति के माध्यम से धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। तो आर जो है सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी। वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी थे, लेकिन वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की। उन्होंने जो है संसदीय पद्धति की धीमी प्रक्रिया का भरोसा नहीं किया और अधिक रेडिकल जो है त्वरित क्रांतिवादी बदलाव के पक्षधर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आधार पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मूलभूत जो है अंतर था? एक का झुकाव गांधीवादी सिद्धांतों की ओर था, दूसरी पूरी तरह से मार्क्सवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन निम्नलिखित सभी बातों से जुड़ा नहीं था? तो कौन सा संगठन जो है सब बातों से जो है जुड़ा हुआ नहीं था? समाजवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, समाजवाद का समर्थन और कांग्रेस के भीतर कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के संबंध स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थी। स्वराज पार्टी साम्राज्यवाद विरोधी थी, कांग्रेस के भीतर काम कर रही थी, लेकिन उससे कभी भी समाजवाद या अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के समर्थन नहीं दिया। वह मुख्यतः संवैधानिक सुधार, राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व पर केंद्रित थी। बाकी सभी संगठनों का समाजवाद से संबंध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से तत्व समाजवादी विचारधारा की देन माने जाते हैं, जिनकी जड़ें 1920 के दशक में समाजवादी आंदोलन में थी? इसके अंतर्गत जो है सभी शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरा संपत्ति का जो है समायोजित उपयोग करना और शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार इसके अंतर्गत सही है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर से मेंस में बनने वाले क्वेश्चन। पहला पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्वराज पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति में एक वैचारिक मोड़ था, इसकी विवेचना करिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन की वापसी 1922 के बाद कांग्रेस में रणनीतिक असहमति उत्पन्न हुई। वैचारिक बहस इसके संदर्भ में आंदोलनकारिता बनाम संस्थागत राजनीति। इसी पृष्ठभूमि में स्वराज पार्टी का भी उदय हुआ। स्वराज पार्टी का उदय 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 में किया गया। इसके संस्थापक कौन थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसका उद्देश्य क्या था, विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन की नीतियों को बाधित करना। वैचारिक मोड़ के संकेत इसके अंतर्गत जो पहला है वह क्या है, राजनीति का संस्थानीकरण किया गया। ब्रिटिश विधायी संस्थाओं के भीतर संघर्ष की रणनीति उत्पन्न हुई। रणनीतिक यथार्थवाद, जिसमें जन आंदोलन की अस्थायी वापसी के बीच वैकल्पिक मंच की तलाश की गई। गांधीवादी दर्शन में असहमति उत्पन्न हुई, जिसमें आंदोलन के बजाय संवैधानिक मंच को प्राथमिकता दी गई। लोकतंत्र के प्रति आस्था का विस्तार हुआ। संसद के अंदर राजनीतिक चेतना का निर्माण हुआ। उपलब्धियां और प्रभाव देखेंगे। 1923 के चुनाव में सफलता देखने को मिली। काउंसिलों में कटौती प्रस्तावों और बहसों के द्वारा सरकार पर दबाव बना। नेहरू रिपोर्ट 1928 की पृष्ठभूमि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के भीतर वैचारिक विविधता का संस्थागत स्वरूप। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्वराज पार्टी ने संघर्ष के पारंपरिक रूप को चुनौती देकर भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। यह पार्टी आज के लोकतांत्रिक विरोध की अवधारणा का पारंपरिक रूप कही जा सकती है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल एक आर्थिक विचारधारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का एक आंदोलन भी था। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारतीय समाजवाद की प्रेरणा केवल रूसी क्रांति नहीं, यह भारत की सामाजिक असमानताओं से भी जुड़ी थी। समाजवाद स्वतंत्रता संग्राम में समता, न्याय और सम्मान की मांग का प्रतिनिधि बना। समाजवाद की जो है द्वैत प्रकृति, इसके अंतर्गत जो आर्थिक पक्ष थे वो क्या थे, वर्ग संघर्ष, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ। मजदूर किसान आंदोलनों को संगठित किया गया। राज्य द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा उत्पन्न हुई। सामाजिक पक्ष इसके संदर्भ में क्या थे, जाति आधारित भेदभाव का विरोध हुआ। जो है जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसका जो है विरोध किया गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। स्त्रियों के अधिकारों और जो है समान शिक्षा से संबंधित बात की गई। ग्रामीण गरीबों के अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाई गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों में ढालने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत गांधीवादी नैतिकता प्लस मार्क्सवादी अर्थनीति अपनाई गई। नेतृत्व इनका किसने किया, JP अच्युत, पटवर्धन और लोहिया ने। स्वतंत्र भारत पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण की योजनाएं लाई गई। आरक्षण, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से संबंधित जो है कार्य हुए। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाजवाद स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक समता का सशक्त मंच है। आज के भारत में सामाजिक न्याय की जो भी धाराएं हैं उनकी जड़ें इन्हीं विचारों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वराज पार्टी और गांधीवादी विचारधारा में मतभेद के बावजूद दोनों स्वतंत्रता संग्राम के पूरक थे। चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि 1920 के दशक के भीतर दो धाराएं, गांधीवादी जिसमें बाहरी जन संघर्ष और स्वराजी जिसके अंदर के संघर्ष सतही रूप से विरोधाभास हुआ। दोनों समान लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। मतभेद कहाँ पे हुआ, रणनीति। गांधीवादी रणनीति असहयोग और सत्याग्रह से संबंधित थी। स्वराजी पार्टी वैधानिक परिषदों में प्रवेश से संबंधित थी। गांधीवादी जी का दृष्टिकोण कैसा था, नैतिकता और नैतिक बल से संबंधित था। जो स्वराजी थे उनका दृष्टिकोण था व्यवहारिक और संस्थागत हस्तक्षेप करना। गांधीवादी लक्ष्य तक जो है जनता को प्रेरित करना, इनका जो लक्ष्य था वह जनता को जो है प्रेरित करना। स्वराज वाली पार्टी का जो है लक्ष्य था प्रशासनिक जवाबदेही लाना। पूरकता के तत्व,
इसके अंतर्गत जन संघर्ष प्लस जो है संस्थागत संघर्ष दोनों ने मिलकर औपनिवेशिक शासन पर द्विपक्षीय दबाव बनाया। लोकतंत्र की नींव आंदोलन से राजनीतिक चेतना और काउंसिल से अनुभव उत्पन्न हुआ। कांग्रेस की रणनीति में लचीलापन आया। विरोध के लिए कई मंच लाए गए। भविष्य की राजनीति के बीच ब्रिटिश कटौती प्रस्ताव और संविधान का विमर्श। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मतभेदों के बावजूद स्वराजी और गांधीवादी धाराएं स्वतंत्रता संग्राम की दो आंखें थीं, न कि विरोधी दिशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने स्वराज स्वतंत्रता संग्राम में वर्ग आधारित संघर्ष से जोड़ा। विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि 1923 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी और रूस की क्रांति का प्रभाव भारत पर पड़ा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है जन्म वर्गीय असमानताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए हुआ था। वर्ग आधारित दृष्टिकोण के संदर्भ में पहला पॉइंट है किसानों और मजदूरों की भागीदारी को केंद्र में लाना। किसानों के लिए भूमि सुधार की मांग करना, मजदूर संगठनों को राजनीतिक चेतना से जोड़ना। असली स्वराज का लक्ष्य था सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का अंत नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति लाना। गैर ब्राह्मण दलित स्त्रियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की रणनीति और कार्य क्या थे? भूमिगत गतिविधियां, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में दूसरा क्या है, ट्रेड यूनियन और किसान सभाओं से संबंध, सांप्रदायिकता और जातिवाद का विरोध किया। इसका प्रभाव का देखने को मिला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सोच ने संविधान निर्माण, नीति निर्देशक और बाद की योजनाओं को प्रभावित किया। वर्गीय विमर्श की राष्ट्रवाद से जोड़ा। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने स्वराज को सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1920 के दशक में उभरे समाजवादी क्रांतिकारी संगठनों के बीच क्या वैचारिक रणनीतिक अंतर था? असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद युवाओं में निराशा उत्पन्न हुई। दो धाराएं जो कांग्रेस था वो दो धाराओं में दो धाराएं उसमें देखने को मिली। एक ने क्रांतिकारी हिंसा का रास्ता चुना और दूसरे ने समाजवाद का। वैचारिक अंतर क्या थे? समाजवाद में इसका दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और वर्ग समता लाना था और क्रांतिकारी का औपनिवेशिक सत्ता का विनाश करना था। दूसरा क्या है? समाजवादी की प्रेरणा का स्रोत कौन थे? मार्क्सवादी और गांधीवादी। क्रांतिकारी की रूस, आयरलैंड और भगत सिंह आदि। समाजवादी समाज का स्वरूप कैसा था? लोकतांत्रिक समाजवाद। क्रांतिकारी में समाज का पुनर्निर्माण स्पष्ट नहीं था। रणनीतिक अंतर इसमें देखेंगे कि समाजवादी संगठित जनसंघर्ष और परिषदों में भागीदारी से संबंधित थे। क्रांतिकारी लक्षित हिंसा, गोपनीयता और तेज कार्यवाही से संबंधित थे। समानताएं क्या थी? औपनिवेशिक शासन का दोनों ने विरोध किया। युवा नेतृत्व, साहस और त्याग की भावनाएं दोनों में थी। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों धाराओं ने स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक गहराई और जुझारूपन प्रदान किया। एक दीर्घकालिक दृष्टि, दूसरी तत्कालिक चुनौती। दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्वराज पार्टी का अनुभव भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रतिकर्षण की तरह है था। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि स्वराज पार्टी 1923 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद संस्थागत रणनीतिक विकल्प को चुना। यह कांग्रेस को रणनीति में एक प्रयोगात्मक मोड़ था जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्व तैयारी का माध्यम बना। स्वराज पार्टी की रणनीतिक प्रभावशीलता, जिसके अंतर्गत पहला क्या है, विधान परिषदों में प्रवेश। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों को भीतर से चुनौती देना। विधानसभाओं में प्रवेश करने के माध्यम से उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध करना। कटौती प्रस्तावों का प्रयोग करना। वित्तीय उत्तरदायित्व पर दबाव डालना। प्रश्न पूछने और बहस में भागीदारी। नीति पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देना। विपक्ष की भूमिका का प्रारंभिक रूप। सरकार के फैसले की आलोचना और वैकल्पिक विचार को प्रस्तुत करना। लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षण कैसे बना? नेताओं को प्रशासनिक अनुभव मिला, जैसे मोतीलाल नेहरू, विठल पटेल। दूसरा क्या है? विधान प्रक्रिया की समझ। फिर है संविधान सभा के लिए मानसिक रूप से तैयार नेताओं का निर्माण करना। जनता के भीतर प्रातिनिधिक राजनीति की स्वीकार्यता बढ़ी है। आलोचना और सीमाएं। कुछ नेताओं का अवसरवाद का आरोप लगा है। गांधी जी द्वारा अतिशय व्यवहारिकता की आलोचना की गई है। ब्रिटिश व्यवस्था की सीमाओं के कारण प्रभाव सीमित रहा है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्वराज पार्टी ने
भारत के स्वतंत्र लोकतंत्र की पूर्ण प्रशिक्षण भूमिका निभाई। आधुनिक संसद की जड़ें इन्हीं प्रयासों में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेहरू और बोस का समाजवाद भारतीय परिवेश से प्रेरित था, न कि केवल विदेशी विचारधाराओं से। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि अक्सर यह कहा जाता है कि नेहरू और बोस का समाजवाद आयातित था, परंतु उनका समाजवाद भारत की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित था। भारतीय प्रेरणाएं, जिसके अंतर्गत गरीबी, भुखमरी और सामाजिक शोषण से संबंधित है। भूमि कब्जा, सामंतीवाद और कृषि संकट। दूसरा क्या है, जातिवादी शोषण और सामाजिक असमानता, दलित, स्त्रियों और आदिवासियों के बीच में। गांधी का प्रभाव, जन जागरण, नैतिक राजनीति और ग्राम स्वराज में। नेहरू का समाजवाद, राज्य नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी प्राथमिकताएं, धर्मनिरपेक्षता और समान अवसर। बोस का समाजवाद, केंद्रीकृत योजना आधारित समाजवाद, सशक्त कार्यपालिका के साथ। राष्ट्रीय समाजवाद, लेकिन हिटलर जैसी कट्टरता से अलग। आर्थिक न्याय के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आलोचना और सीमाएं, रूस और पश्चिमी मॉडल का प्रभाव इन पर जरूर था। व्यवहारिक कार्यान्वयन में कठिनाई, विशेषकर बोस के मॉडल में। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों नेताओं का समाजवाद भारतीय संदर्भों की उपज था। उन्होंने विदेशी विचारों को भारतीय यथार्थ के ऊपर अनुकूलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1920 के दशक में विचारधारा की विविधता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत थी या कमजोरी, विचार कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या लिखा है कि असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक विचारधाराओं का प्रवेश हुआ। स्वराजी, समाजवादी और क्रांतिकारी गांधीवादी। यह विविधता ताकत या कमजोरी, विश्लेषण योग्य प्रश्न। विविधता को ताकत बनाने का कारण क्या था? पहला है अधिक समूहों की भागीदारी। इसमें किसानों, मजदूरों, दलितों, मध्यम वर्गों के सभी लोगों ने प्रतिनिधित्व मिला है। दूसरा क्या है, राजनीतिक विविधता। आंदोलन, संविधानवाद, भूमिगत क्रांति, सभी पक्ष इसमें सक्रिय थे। लोकतांत्रिक संस्कारों की जड़ें, वैचारिक सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न हुई। नमोन्मेष और प्रयोगशीलता। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे प्रयोग किए गए। विविधता को कमजोरी मानने का कारण क्या था? नीति निर्धारण में भ्रम और असहमति उत्पन्न हुई। संघर्षों की दिशा में एक रूपता की कमी। ब्रिटिश के द्वारा फूट डालो की नीति का पोषण किया गया। तत्कालिक कमजोरी हो सकती है, पर दीर्घकालिक रूप से यह आंदोलन को वैचारिक परिपक्वता देती है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की नींव इन्हीं बहसों से निकाली गई है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विचारधारा की विविधता कोई बाधा नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक समावेशता और उदारता की ताकत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण गांधीवादी नैतिकता और मार्क्सवाद क्रांति के बीच एक सेतु है, विवेचन कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, जब कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने वैचारिक द्वंद्व को समन्वय में बदलने का प्रयास किया। गांधीवादी प्रभाव क्या है? अहिंसा को रणनीति के रूप में स्वीकार करना, नैतिक नेतृत्व और जन आधारित परिवर्तन में विश्वास करना। रचनात्मक कार्यों में खादी और शिक्षा से जुड़ाव से संबंधित है। मार्क्सवादी प्रभाव में वर्ग संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया गया। संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और समाज की पुनर्संरचना की बात की गई। किसान मजदूर आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। समन्वय के प्रयास, लोकतांत्रिक समाजवाद का भारतीय मॉडल। संसदीय प्रणाली के भीतर समाजवाद का प्रयोग किया गया। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मेल। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक वैचारिक सेतु थी, जिसने चरमपंथी की जगह संतुलन को चुना और भारत में समाजवाद के लोकतांत्रिक संस्करण को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वराजी और समाजवादी विचारधारा आज के भारत में भी प्रासंगिक है। समकालिक संदर्भों में विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में लिखा है कि यद्यपि वे विचार औपनिवेशिक काल की उपज थे, फिर भी इनका प्रभाव आज भी समाज और राजनीति में देखा जा सकता है। स्वराजी विचारधारा की प्रासंगिकता के संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र की नींव। दूसरा है विपक्ष की मजबूत भूमिका का महत्व।
विधानसभा में बहस, कटौती प्रस्तावों की प्रथा, अंदर से बदलावों की अवधारणा। समाजवादी विचार की प्रासंगिकता में क्या है? आर्थिक समानता, बेरोजगारी, गरीबी संकट, ग्रामीण संकट, नवीन सामाजिक आंदोलन, अन्ना आंदोलन जिसमें अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन शामिल हैं, कल्याणकारी योजनाएं जिसमें पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, यूपीआई जैसी योजनाएं समाजवादी सोच से प्रेरित हैं। फिर क्या है? सामाजिक न्याय जिसमें आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्वराज्य और समाजवादी धारणाएं केवल अतीत की थाली नहीं बल्कि इस वर्तमान शासन, प्रशासन और नीति निर्माण की दिशा है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमने जो इसका चैप्टर का पूरा जो डिटेल में पूरा इसके पहले वाली वीडियो कंप्लीट करवाई है, उसको देखने के बाद आप इसको देखिएगा तो आपको जो है क्वेश्चन आपके सारे जो है बहुत आसानी से हो जाएंगे। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो या इकोनॉमिक्स हो या जो हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है 5 क्वेश्चन की, उसको आप किसी का भी जो है पीडीएफ लेके पूरा उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।